हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी आदि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता हो कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित लवक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक निम्नलिखित में से कौन से कोशिकीय घटक में अनुपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जो भी रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं के विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन से संसाधित करने में सहायक होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गाल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होने के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। इस झिल्ली को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका और जंतु कोशिका से कोशिकाओं में भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, बाकी 22 जोड़ी गुणसूत्र काई गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र जनन गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षा ऊतक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर में तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होती है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खरगोश में तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होती है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं जो रेलवे के सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप, परिस्थितिकी, वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जूलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन को परिभाषित के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज प्राणी जगत के संघ से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोरीफेरा संघ से संबंधित है स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जगत के संघ निडेरिया के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा जितने भी समुद्री जीव हैं वो निडेरिया संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी,
प्रवाल भित्ति निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो याद रखिएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो ये बहुकोशिकीय जीव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ में हृदय कक्ष कितने होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि मछली में कितने कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन कर सकता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रा लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों द्वारा प्रजनन कर सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्क्लेरेंकाइमा एक मृत कोशिका का रूप होती है। ये पादप से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आप लोग पादप से संबंधित याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में नर प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुंकेसर एक प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे याद रख सकते हैं पू से पुरुष और पू से पुंकेसर, ये दोनों नर भाग होते हैं। बाकी वर्तिकाग्र और अंडाशय ये सभी फीमेल पार्ट होते हैं पादपों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये फूल का मादा प्रजनन हिस्सा कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अंडक कहलाता है मादा हिस्सा। पुंकेसर कौन सा है, तो पुरुष मेल का पार्ट होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। याद रखिएगा युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्पाइरोगाइरा विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है। नेक्स्ट है परागकण किस में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा परागकण पराग कोश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अलैंगिक प्रजनन क्या कहलाता है जिसमें जड़ों तनु पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे गुलाब के डाल से एक नया पौधा तैयार करना किसका उदाहरण है, तो कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। इस उदाहरण से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की प्रक्रिया द्वारा वायु में जल मुक्त करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्दावली में नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। और जिनमें जो नग्न बीज नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से क्या उत्पाद के रूप में मुक्त नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 से 61। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली हुई थी, तो 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किस वर्ष में कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2009 में तैयार की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक अस्थायी योजना बन गई थी? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना से बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011-12 में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तक की गई। ऑप्शन ए हो जाएगा 816 रुपए प्रति माह की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उदारीकरण की नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।